हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एमजेड O001। फर्स्ट यूनिट है जो हमारी मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एमएससी जूलॉजी में। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सेल, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। तो सेल के बारे में और उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज दिस सेल। सेल के बारे में जानते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल होती है और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल यूनिट होती है, यानी कि स्ट्रक्चर भी बनाती है, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन भी करती हैं और उसकी बायोलॉजिकल फॉर्म को भी कंसिस्ट करके रखती है, बनाती है। तो इसी को बोला जाता है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक यूनिट पाई जाती है सेल। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। और ये ऑफनली मानी जाती है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है लाइफ की। लाइफ को बनाने के लिए छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, एक तरह से जैसे एक मकान को बनाने के छोटी छोटी ईंटें चाहिए होती हैं, ऐसे ही जीवन को बनाने के लिए जो छोटी छोटी इकाई चाहिए होती हैं, हमें ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो हमारी सेल्स होती हैं। सेल्स कैन एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल जो है इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लाइफ भी होती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली, सच एज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सेल्स जो है टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बन के फिर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल जो है फ्रीली इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है, और एज पार्ट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। और बड़े जैसे लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल जो पाई जाती है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के बारे में जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर हमें बताया गया है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए के बारे में, राइजोसोम्स, मेटाबॉलिज्म बताया गया है, रिप्रोडक्शन बताया गया है, होम्योस्टेसिस है जो इसमें वो भी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या बताना है, क्या किस तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम टाइम में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया ऑल सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल्स होती हैं सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है घेर करके रखती हैं, एनक्लोज करके रखती हैं। दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर। और इस सेल मेम्ब्रेन का काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये मूवमेंट कराती है सब्सटेंसेस की सेल के अंदर और बाहर, यानी कि अंदर और बाहर जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा सेल मेम्ब्रेन का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। उसके साथ साथ वो प्रोटेक्शन भी देती है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है हमारी सेल को। साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है। साइटोप्लाज्म द इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल का अंदरूनी पार्ट जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ साइटोसोल, जिसमें साइटोसोल जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। एंड ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ठीक है, लाइसोसोम्स वगैरह। ये जो जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ये हमारे साइटोप्लाज्मिक जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं। और उसके अलावा अगर इन ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म से हटा दिया जाए तो बाकी जो फ्लूइड पार्ट है उसको साइटोसोल बोलते हैं। तो वही बताया गया है साइटोप्लाज्म के बारे में कि सेल के अंदर आपके अंदरूनी पार्ट जो है, इंटीरियर पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और ये साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनता है। इट इज वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ। और यहाँ पे फंक्शन भी बता दिया गया है साइटोप्लाज्म का कि ज्यादातर जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं सेल के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड हमें पॉइंट दिया गया है जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया गया है। जेनेटिक मटेरियल, सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए की फॉर्म में, विच कैरीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेल्स फंक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं, जो सेल के फंक्शन होते हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये सब जो है डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे आपको सभी को पता है कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनको नहीं होती वहाँ पे प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स की। तो वहां पर डीएनए जो है फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, फ्रीली मिलता है आपको, ठीक है। वाइल इन यूकैरियोटिक सेल्स इट इज एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स के बारे में बताया गया है। दीज आर द मॉलिक्यूलर मशीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है मॉलिक्यूलर मशीन होती है सेल्स के अंदर,
जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स में। ए वाइटल फंक्शन फॉर सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पर फंक्शन जो है एक वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है राइबोसोम सेल की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि प्रोटीन से जो है सेल की ग्रोथ और मेंटेनेंस बनी रहती है। मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया, सेल्स कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी जो है कैरी होती हैं, प्रोसेस होती हैं टू कन्वर्ट एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि वो एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं जो कि एटीपी की फॉर्म में पाई जाती है, टू फ्यूल सेल्यूलर प्रोसेसेस, और उससे क्या बना लिया जाता है, फ्यूल बना लिया जाता है ताकि सेल्यूलर प्रोसेसेस हो सके, सेल के अंदरूनी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी रिपेयरमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके उसके अच्छे से, ठीक है। दिस इज असेंशियल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर, तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं सेल्स के अंदर, वो काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, जिससे ग्रोथ हो पाती है, रिप्रोडक्शन हो पाता है और रिपेयर हो पाती है सेल। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइदर एसेक्सुअली माइटोसिस और सेक्सुअली मियोसिस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स जो होती हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह से जो है रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। दिस अलाउज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, और इसी वजह से जो है लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। होमियोस्टेसिस है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हमें बताया गया है cells regulate their internal environment to maintain a stable constant condition। सेल्स के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है अपना खुद का, उसको सेल्स जो है रेगुलेट करके रखती हैं, बना करके रखती हैं ताकि वो मेंटेन कर सके स्टेबल कांस्टेंट कंडीशन, कुछ कंडीशंस को जो है स्टेबल रख सके, कांस्टेंट रख सके, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस जितने भी होते रहे, लेकिन सेल्स के अंदर जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो है रेगुलेट करने का काम करती है। होमियोस्टेसिस एक प्रोसेस इसमें होता है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के बारे में बताया गया, सेल्स कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स और चेंजेस, कि सेल्स जो है डिटेक्ट कर लेती हैं बाहरी जो स्टिमुलाई होती हैं उनको, और उसके प्रति जो है एक्सटर्नल सिग्नल्स और चेंजेस के प्रति जो है रिस्पॉन्ड भी करती है, सच एज लाइट, टेम्परेचर, केमिकल सिग्नल्स, जैसे कि लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ या फिर केमिकल सिग्नल्स हुआ, तो उस पर सेल जो है रिस्पॉन्ड भी करती है एंड एडजस्ट देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को एडजस्ट भी कर लेती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे सेल का है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बारे में बताया गया सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, सेल जो है लगातार ग्रो होती रहती है और डिवाइड होती हैं, अलोविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप एंड मेंटेन देयर फंक्शंस ओवर टाइम, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है अच्छे से डेवलप होता रहे और अपने फंक्शंस को मेंटेन करता रहे। तो ये जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे सेल के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस को हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन रखते हैं, अब काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हम 2 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, 2 to 3 कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।